हेलो फ्रेंड, आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास रहेगी गद्यांश और पद्यांश के, जो कि आपके 15 नंबर के लिए आते हैं, मतलब कि सीटेट में, यूपी टेट में, ठीक है, और एमपी टेट में। तो अभी फ़िलहाल आपका पेपर होने वाला है सीटेट का। तो मतलब कि आप सीटेट में किस तरह से गद्यांश या यूपी टेट या एमपी टेट में आप गद्यांश और पद्यांश को पढ़ के 15 मार्क्स ला सकते हैं। और बहुत यहाँ से आप सोचिए, अगर 15 मार्क्स आपका गद्यांश और पद्यांश में से, तो आज की वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगी, जिसमें से आपको मतलब कि 14 नंबर आसानी से मिलेगा 15 में से। और मैं ऐसे ट्रिक बताऊंगी फ्रेंड, जो कि ये कोई ट्रिक नहीं रहेगा, ये इस पद्यांश में ही आपके आंसर कैसे आपको फाइंड आउट करना रहेगा, ये भी आज के सेशन में यानी कि वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है, बेसिक से पूरा देखेंगे क्या क्या रहता है, क्योंकि बहुत लोग आपने बहुत बार पेपर दिया होगा ना, कोई मुझसे बड़ा होगा तो कोई मुझसे छोटा भी होगा, ठीक है, यहाँ पे। लेकिन आपको हज़ारों वीडियो यूट्यूब पे मिलेगी। देखिए आज की जो वीडियो रहेगी फ्रेंड, आपको खास है, बहुत सारे अपने वीडियो देखा होगा, बहुत सारी वीडियो आपके सामने खुल के आती है कि गद्यांश और पद्यांश को सॉल्व करें, ये ट्रिक वो ट्रिक, फलाना ढेकाना, दुनिया भर के आलतू फालतू लोग मतलब पड़े रहते हैं। फिर भी मतलब कुछ ऐसे चीज़ रहते हैं कि जो आपके हेल्पफुल रहते हैं, कुछ ऐसे चीज़ अननेसेसरी वीडियो आपके सामने आ जाती है। लेकिन ये वीडियो मैं आपको बिल्कुल गारंटी के साथ बता रही हूँ कि आपको आज की जो सेशन है 15 नंबर का आता है, गद्यांश और पद्यांश मिला, ठीक है। ये गद्यांश रहेगा, इसके बाद पद्यांश देखेंगे, जिसमें से आपके 14 मार्क्स का आ जाएगा। अगर मैं गद्यांश की बात करूँ तो ये आपके 9 नंबर के लिए आते हैं। अगर मैं फ्रेंड आपका पद्यांश की बात करूँ तो ये 6 नंबर के। 9 6 कितना होता है फ्रेंड हमारे 15, 9 6 कितना आ जाएगा 15, यानी कि ऐड करेंगे। अगर आप बताइए, अगर आप 14 नंबर आसानी से ले सकते हैं 15 में से, और आपका 15 मार्क्स बच जाता है, 15 में बचता है, तो आपका जैसे आपका पेडागोजी हो जाएगा। पेडागोजी आपको समझ में आनी चाहिए सीटेट के लिए। फिर उसमें आपका समानार्थी शब्द पूछा जाता है, एंटोनिम्स पूछा, विरुद्धार्थी पूछा जाता है, परिवाची शब्द पूछा जाता है, ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो देखो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे मतलब बेसिक चीज़ क्या होती है, देखो ये जो गद्यांश का दिया गया ना पैराग्राफ, पहले इसको हमें नहीं पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। सब आपको बहुत लोग बोले ना कि हमको पहले पैराग्राफ पढ़ना है, ये करना है, वो करना है, पैराग्राफ को पढ़ते जाना है, मीनिंग समझना है, डिटेल में पढ़ना है। आपको कोई भी मतलब कि सामने आपके आता है ना, आप पेपर आपको मिलता है फ्रेंड ना, तो आपको मतलब कि पैराग्राफ बिल्कुल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आप पैराग्राफ को ना पढ़ें, मैं यही सजेस्ट करूँगी फ्रेंड आपको कि पैराग्राफ ना पढ़ के क्या आखिर पढ़ेंगे। यहाँ पे मैं बताऊँगी आपको, सबसे पहले ना ये जो क्वेश्चंस दिए गए ना फ्रेंड, उसको क्या करेंगे आप रीड करें। तो पहले एक एक क्वेश्चन को फ्रेंड हम रीड करेंगे, उसके बाद हम आंसर पाएंगे। तो इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि गद्यांश को किस तरह किया जाएगा, ठीक है, गद्यांश को किस तरह करना चाहिए, और ये एक आइडिया लग जाएगी, जिससे कि आपको मार्क्स मिल जाएगा यहाँ से 9 मार्क्स, ठीक है। इस गद्यांश से कितना मार्क्स मिलेगा 9 में से अगर 8 मार्क्स देते तो भी बहुत अच्छी मार्क्स है, अपने आप में ये बहुत बड़ी मात्रा होती है, बहुत बड़ा एक नंबर होता है फ्रेंड, ठीक है बेटा। तो आते हैं यहाँ पे, एक पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या पूछा गया। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक के अनुसार शिक्षा का अर्थ क्या है। 4 ऑप्शन आपके दिए रहते हैं यहाँ पे। ऑप्शन दिया गया बच्चों को जानकारी देना, देखते हैं। बच्चों को सिर्फ अक्षर ज्ञान देना, ये भी देखते हैं। बच्चों को सच्छार बनाना, ये भी देखते हैं। बच्चों में विद्यमान शक्तियों को प्रस्फुटित कर। अच्छा, कुछ आइडिया तो ऐसे ही लग जाता है ना फ्रेंड, कि जब हम बिना मतलब कि पैराग्राफ को पढ़े, बिना गद्यांश को पढ़े ही जब ना फ्रेंड हम क्या करते हैं कि यहाँ पे देखो, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक के अनुसार शिक्षा का अर्थ क्या। जब ये देखते हैं ना, जब हम पढ़ते थे शिक्षा का अर्थ पूछा गया, आप बताइए क्या है, यानी कि मीनिंग पूछ रहा है कि इसका मतलब क्या है। तो देखो बच्चों को जानकारी देना, ये मतलब एक यहाँ से मतलब कि यहाँ से इसको तो कट कर देंगे, ये होगा नहीं। बच्चों को सिर की बात आएगी, बच्चा मतलब कि ये भी गलत हो जाएगा। बच्चों को सच्चा बने, ठीक है, देखते हैं सच्चा। और मतलब कि पहला ऑप्शन कट गया आपका, बी वाला ऑप्शन भी कट गया। अब बच्चों को सच्चा बने, एजुकेटेड बने, ये भी देखते हैं। और ऑप्शन है बच्चों में विद्यमान शक्तियों को प्रस्फुटित करना। प्रस्फुष्टि का मतलब कि क्या होता है, मतलब कि उसका पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट करना, उसको मतलब कि शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विज्ञान का मतलब कि सामाजिक विकास उसको डेवलप होनी चाहिए। अच्छा ये बताओ मुझे फ्रेंड, सी और डी में आपको कुछ आइडिया लग रहा है। यहाँ पे मैं आपको 2 ऑप्शन दी, सी और डी, ठीक है, और 2 को मैंने क्या किया, एलिमिनेट कर दिया। अब इसमें ना ये क्वेश्चन तो हमने 2 को मतलब कि यहाँ पे रखा है। उसके बाद चलते हैं फ्रेंड, ये सेकेंड क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, रीड करेंगे। अब सेकेंड क्वेश्चन क्या पूछा है फ्रेंड, सबसे पहले कि इस गद्यांश में लेखक के अनुसार समस्त बच्चे समान रूप से प्रतिभाशाली होते हैं, देखते हैं। समान रूप से तो कोई नहीं होता है, ठीक है, ऐसे ही आपको यहाँ पे इसको निकाल सकते हैं, ठीक है।
और बच्चों में अलग अलग प्रतिभा भी देखते हैं, बिल्कुल देखते हैं यहाँ पे ये वाला, ठीक है। बच्चे शाला जाकर प्रतिभाशाली बन जाते हैं। शाला मीन्स क्या होता है, मतलब विद्यालय। बच्चों की शक्तियाँ सुसुप्त अवस्था में होती है, बिल्कुल नहीं, ठीक है। ये और ये दो काटे, अब यहाँ पे ए और बी में आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। आप मुझे बताइएगा हार्वर्ड गार्नर की कुछ थियरी याद आ रही फ्रेंड, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट केवल क्वेश्चन में रीड करना है और उस क्वेश्चन में ही आपको ऑप्शन मिल रहा है। तो उसके बाद हम गद्यांश पे चलेंगे। बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए सर्वप्रथम क्या जरूरी है? ऑप्शन ही देंगे, प्रतिभाओं के विभिन्न रूप जानना, विभिन्न रूप, ठीक है। उसके बाद दिया गया फ्रेंड यहाँ पे कि बच्चों को प्रतिभाओं के अनुसार वर्गीकृत करना, मतलब कि बच्चे के टैलेंट के अकॉर्डिंग उसको अलग अलग करना, सेपरेट करना, ठीक है। नेक्स्ट, बच्चों की समझ क्षमताओं प्रतिभाओं को जानने के लिए उन्हें पढ़ाना, बिल्कुल देखते हैं बच्चों को पढ़ाना। अब ना जब हम ना क्या करते हैं फ्रेंड ना, जब ये हम क्वेश्चन के ऑप्शन पढ़ते हैं ना, तो हमको यहीं से एक आइडिया लगते जाता है। अब देखिए कितने अच्छे से कर रहा है कि विभिन्न, एक तो आपको यहाँ पे एक डाउट होगा और यहाँ पे वर्गीकृत में ये कट कर दीजिए, बच्चों को पढ़ाना नहीं। अब दो में डाउट है, यहाँ पे ए वाले में और यहाँ पे सी वाले में, दिख रहा है यहाँ पे ए और सी, ठीक है। और दो में बहुत अब बच्चे जो होते हैं ना फ्रेंड, आप क्या होते हैं बेटा, कन्फ्यूज होते हैं कि यानी कि ए वाले को मार्क करूँ कि सी वाले को मार्क करूँ। अच्छा, कभी कभी ये भी एक टिक रहता है कि जो बड़ा ऑप्शन रहता है वही हमारा राइट आंसर था। अब ये बताओ ए वाला है कि सी वाला है, ठीक है। देखते हैं 3 क्वेश्चन हुआ, चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड। इस गद्यांश में शिक्षा का कौन सा सिद्धांत विद्यमान है? बताओ। सभी बच्चे समान रूप से प्रतिभाशाली होते हैं, समान रूप से फ्रेंड फिर से पूछा गया है, तो ये तो मुझे नहीं लगता, अगर आपको लगता है तो बताइएगा। अभी केवल हमें क्वेश्चन पे फोकस करें। सभी बच्चों में व्यक्तित्व और तौर पर विभिन्नता होती है, देखते हैं इसको, ठीक है। ऑप्शन सी दिया गया है कि यहाँ पे शक्तियाँ सदैव सुसुप्त अवस्था में ही विद्यमान होती हैं, देखते हैं। पढ़े लिखे व्यक्ति क्या होते हैं? अनपढ़ होते हैं, ये भी देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड यहाँ पे, हर बालक को पढ़ कर पहचानने की वह क्या है? क्या में पहचाने क्रिया का कर्ता हो सकता है, ठीक है। क्रिया का कर्ता हो सकता है, क्रिया का कर्ता मैं, बिल्कुल नहीं, हम, तुम, वह, ठीक है। देख लो एक बार आप लोग, ठीक है। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है फ्रेंड यहाँ पे नेक्स्ट है 36 में, यानी कि 6 नंबर पे, उसकी प्रदत्त प्रतिभा क्या है? किस प्रकार का वाक्य है? बताओ। देखो यहाँ पे क्या है ना, किस तरह के मतलब कि वाक्य, सेंटेंस, ये विधानवाचक, नकारात्मक, देखो यहाँ पे नहीं तो आया, नहीं तो नकारात्मक नहीं होगा। संदेह की बात की नहीं गई फ्रेंड, तो ये भी कट कर दो। और प्रश्नवाचक और विधानवाचक, तो क्या शब्द है, यानी कि जब उसकी प्रतिभा क्या है, तो क्या के लिए क्वेश्चन मार्क्स आता है, ठीक है, ये तो पता ही है। नेक्स्ट है फ्रेंड यहाँ पे आपका आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड यहाँ पे, ठीक है, कि शरीर में एक प्रत्यय लगाने पर शब्द बनेगा। तो शरीर में अगर एक लगाएंगे छोटी तो क्या बनेगा? इससे पर 1 नंबर के लिए ये भी आ जाता आपका, ठीक है, प्रत्यय और उपसर्ग भी आता है। शारीरिक, शारीरिक या शारीरिक या शारीरिक, बताओ कौन सा इसमें, ठीक है। एक लगाएंगे, छोटे की मात्रा लगाना आपको, ठीक है। तो छोटे की मात्रा लगेगा फ्रेंड तो क्या हो जाएगा, आपको पता ही है। नेक्स्ट 38 पे चलते हैं। लेखक के अनुसार शिक्षित, ठीक है, लेखक के अनुसार शिक्षित होना और साक्षर होना, ठीक है, होना किस तरह के? दोनों समान है, यानी कि शिक्षित और साक्षर दोनों समान है, दोनों में मूलभूत अंतर है, दोनों पर्यायवाची है और दोनों में थोड़ा बहुत अंतर बताओ, ठीक है। क्वेश्चन पहले आप देख रहे हैं, क्वेश्चन को फ्रेंड देखने के बाद ही हम क्या करेंगे, गद्यांश की तरह। और जब हम पढ़ते हैं ना फ्रेंड, तो पढ़ने से हमें आइडिया लग जाता है कि ये क्या क्या। और इस क्वेश्चन के जब हम क्वेश्चन ये शिक्षित होना, साक्षर होना, दोनों समान है नहीं, ये दोनों पर्यायवाची है नहीं, और दोनों में थोड़ा बहुत अंतर। एक तो बी को रखते हो यहाँ पे और एक डी को, ठीक है। 2 ऑप्शन आपके सामने ऐसे कन्फ्यूजन के लिए। एक तो आप लोग क्या करेंगे फ्रेंड, या तो डी वाले को कोई सिलेक्ट करेगा, 50% क्या करेंगे डी वाले को और 50% बी वाले को, ठीक है, ये भी। और एक ऐसे वीडियो मतलब कि ये आपको कन्फ्यूज डालती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड यहाँ पे, अभी गद्यांश की हम कर रहे हैं, ठीक है। उपस्थित का विपरीत शब्द क्या है? उपस्थित, इसका देखो विद्यार्थी पूछा गया। 1 नंबर ये हो गया आपका, प्रत्यय पढ़ना, उपसर्ग पढ़ना है, आपका संज्ञान पढ़ना है, सर्वनाम पढ़ना है। तो अनुपस्थिति, गैर हाजिरी, गैर मौजूद, परिस्थिति। उपस्थित ना, तो ये आपको पता है कि गैर मौजूद तो होगा नहीं, परिस्थिति ने गैर हाजिरी, ये गैर हाजिरी
ठीक है। अब आते हैं फ्रेंड हम क्या यहाँ पे सबसे पहले आएंगे, किस पे आएंगे फ्रेंड, अगर मैं बताऊँ पद्यांश पढ़ेंगे। जब हम पद्यांश एक बार पढ़ेंगे और पद्यांश पढ़ने के बाद फटाफट क्या करते हैं, अब हमने क्वेश्चन पढ़ लिया है, ठीक है फ्रेंड, अब हमें क्या पढ़ना है, पद्यांश पढ़ना है, सॉरी गद्यांश ना, गद्य। अब देखो फ्रेंड गद्यांश पढ़ते हैं एक बार। किसे कहूँ मैं शिक्षा, क्या है शिक्षा का सच, कैसा होता है शिक्षित व्यक्ति और कैसा होता है पढ़ा लिखा समाज। ठीक है, मेरे गुरुजी दयाल चंद्र, श्री दयाल चंद्र जी सोनी तो पूरी एक व्याख्यात्मक पुस्तक लिख गए। इस पुस्तक का नाम है मुँह अनुभवों शिक्षित हूँ। उनका आशय स्पष्ट है कि हर पढ़ा लिखा आदमी अनपढ़। एक क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड, अनपढ़ वाला पूछा गया था क्वेश्चन नंबर मतलब कि 4 में ना, कि हर एक व्यक्ति क्या है, पढ़ा लिखा अनपढ़ थे। ये देखो पहले ही हिस्सा यहाँ पे हर एक व्यक्ति क्या है, पढ़ा लिखा, मतलब ये 4th वाला आंसर है। ठीक है, मार्क करते जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है, क्योंकि आपके पेपर सामने रहेंगे। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। उन्होंने जब ये पुस्तक लिखी तो साफ कहा कि यह किताब उनके पूरे जीवन की शिक्षा का सार, तब फिर हमें भी मान लेना चाहिए कि हमारा पूरा पढ़ा लिखा। देखो एक और क्वेश्चन पूछा गया था हम, ठीक है, हम जो पूछा गया, हम ये क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड आपका, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 5 में। ठीक है, ये हमारा 5 का हम पूरा लिखा समाज का खास अनपढ़, ये खास अनपढ़ है। ठीक है, यानी कि पढ़े लिखे भी लोग क्या करते हैं, अनपढ़ की तरह काम करते हैं। ठीक है, अशिक्षित है। तब फिर बताइए कि शिक्षा को कहाँ खोजें। कहते हैं कि शिक्षा बालक के जन्म के साथ बालक को मिली प्रतिभा का विकास है। ठीक है, मिली प्रतिभा का विकास है, उसकी विकास पूछी गई है, यानी प्रतिभा। तो अगर प्रतिभा मतलब क्या होता है आपका, ये सेकेंड का क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकेंड 32 का आंसर होगा, 2 का आंसर ना, ये प्रतिभा, जिसमें आपको बच्चों में अलग अलग प्रतिभा विद्यमान, ठीक है, विकास होता है, उसकी सोई हुई शक्तियों को जगाने का नाम। मगर ऐसा तब संभव है जब हम जान लें कि कौन कौन से बालक का कौन कौन से प्रतिभा विकास। देखो यहाँ पे क्वेश्चन है कौन कौन सा या अलग अलग, ये वाला, ठीक है, पैदा हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड का आंसर। उसके शरीर में एवं उसके मन मस्तिष्क में कौन सी शक्तियाँ सोई। शक्तियाँ एक क्वेश्चन और पूछी गई थी, जो क्षमताओं की बात की गई फ्रेंड, उसके मतलब कि मन में कौन कौन सी शक्तियाँ सोई। ये क्वेश्चन नंबर अगर देखा जाए तो 3rd का आंसर। ठीक है, मार्क करते जाना ऐसे करके, आपको अंडरलाइन करके। ठीक है, उसके बाद इसका अर्थ यह हुआ कि जो बालक शाला में आया उसको हम पहले पढ़ें। हर बालक को पढ़ कर पहचानने की आवश्यकता है। ठीक है, और उसके बाद उसकी प्रदत्त प्रतिभा क्या है और कौन सी सुप्त शक्तियों को लिए वो हमारे सामने उपस्थित आते हैं। क्वेश्चन पर देखो क्वेश्चन आते हैं, तो देखो पहले क्वेश्चन क्या पूछा गया था यहाँ पे, कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक के अनुसार शिक्षा का अर्थ क्या है। तो शिक्षा का अर्थ आपका फ्रेंड अगर देखा जाए तो बच्चों में विद्यमान शक्तियों का पुष्टित करना, यानी कि ये आपको हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। 4th इज द डी वाला करेक्ट है। जानकारी देना आपका नहीं होगा, सिर्फ ज्ञान करना, सच्चा रहना, यानी कि राइट आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अब हम केवल फटाफट आंसर लगाएंगे। नेक्स्ट है कि इस गद्यांश में लेखक के अनुसार क्या करें। तो देखो यहाँ पे समस्त बच्चे समान रूप से प्रतिभाशाली नहीं होते, लेकिन ये आपके क्वेश्चन दिए गए कि मन मस्तिष्क में कौन कौन सी, मतलब देखा जाए कौन कौन सी प्रतिभा के साथ पैदा होते हैं। तो आंसर अलग अलग, ठीक है, अलग अलग प्रतिभा विद्यमान होते हैं हर एक बच्चे में। तो राइट आंसर क्या होगा, बी इज द करेक्ट आंसर। सुसुप्त शक्तियाँ नहीं, स्कूल जाके होगा नहीं, तो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पद्यांश में दिया गया है, गद्यांश में, कि बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए सर्वप्रथम क्या जरूरी है। उनको विभिन्न रूप से जानना। देखो ये भिन्न ठीक है, इसमें थोड़ा कन्फ्यूज होगा, ये वाला बिल्कुल नहीं करेंगे, उसको वर्गीकृत अलग नहीं करेंगे, लेकिन ये और बच्चों की समझ क्षमताओं प्रतिभाओं को जानने के लिए उन्हें पढ़ाना। तो राइट आंसर क्या होगा, सी इज़ द करेक्ट है, एकदम पेडागोजी की तरह ही आंसर होता है ये। नेक्स्ट, आपको समझना पड़ता है पैराग्राफ, अब जब क्वेश्चन पढ़ते हैं तब को आप, ठीक है। इस गद्यांश में शिक्षा का कौन सा सिद्धांत विद्यमान है। सभी बच्चे समान रूप से प्रतिभाशाली, तो बिल्कुल नहीं, कट कर दो। सभी बच्चों में व्यक्तित्व और तौर पर विभिन्नता होती है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि आपके बुक में दिया गया था ना, तो ये भी नहीं होगा। शक्तियाँ सदैव सुसुप्त अवस्था में ही रहती, बिल्कुल नहीं रहती है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, पढ़े लिखे व्यक्ति भी क्या थे, अनपढ़ होते। मैं अभी क्वेश्चन जो बताई दिया था, ये 4th का जो बोल रही थी, यही हो जाएगा कि पढ़े लिखे भी क्या होते हैं, व्यक्ति अनपढ़ होते हैं। डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट,
हर बालक को पढ़ कर पहचानने की वह क्या है, वाक्य में पहचाने। पढ़ कर, तो यहाँ पे वह क्या है, हम पढ़ कर ना, कभी जब पैराग्राफ पढ़ता हम पढ़ कर ना, लिखा समाज खास है, यानी कि राइट आंसर भी। नेक्स्ट, उसकी प्रदर्श प्रतिभा क्या है, किस प्रकार का वाक्य है, तो क्या है, तो क्या है यानी क्वेश्चन पूछा, यानी कि ये प्रश्नवाचक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, सेकेंड सी इज़ द राइट आंसर है इसका, सी इज़ द राइट आंसर। आंसर ले लो फटाफट, ठीक। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में फ्रेंड पूछा गया यहाँ पे कि शरीर में एक प्रत्यय लगाने पर शब्द बनेगा, तो आपका बनेगा शारीरिक, ठीक है। यहाँ पे शारीरिक यानी कि छोटी की मात्रा है, तो यहाँ पे लिखा जाएगा शारीरिक, यानी कि ये मात्रा लगाएगी, सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है, शारीरिक हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा, सी, ये वाला। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन कि लेखक के अनुसार, ठीक है, लेखक के अनुसार शिक्षित होना, साक्षर होना, शिक्षित होना यानी कि आपको नॉलेज मतलब कि गेन का, साक्षर होना एजुकेटेड की और मतलब कि हो जाते हैं, पढ़ाई लिखाई कर लेते हैं, बस काम होगा नाम के लिए, ठीक है। और शिक्षित मतलब डिटेल में किसी चीज़ का बहुत अच्छे से ज्ञान होना, उस चीज़ का, दोनों समान नहीं होंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे परिभाषित सब नहीं है, थोड़ा बड़ा अंतर नहीं है यहाँ पे, मूलभूत बहुत बड़ी एक अंतर है। कोई क्या करता है ना, मतलब एक्सपीरियंस के बेस पर ज़्यादा उसको तजुर्बा होता है, अनुभव होता है, ठीक है। और किसी को मतलब कि बहुत ज़्यादा डिग्रियाँ ले चुका है, उसको किसी चीज़ का नॉलेज नहीं है, तो ये साक्षर लोग में आते हैं। और शिक्षित तो वो होते हैं जिनको बहुत सारी नॉलेज होता है फ्रेंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे कि उपस्थित का विपरीत, तो देखो परिस्थिति तो होगा नहीं, गैर मौजूद है, और गैर हाजिरी भी नहीं होगा, तो आंसर होगा अनुपस्थित। कितने अच्छे से आपको मतलब कि 9 में से 9 मार्क्स मिलेगा, सोचो। अब हम चलेंगे, ये हमारा क्या रहेगा, वाक्यांश यानी कि पद्यांश, ठीक है। अब पद्यांश की तरफ दौड़ेंगे बेटा। कवि ने रतन को टूटे खिलौने की तरह क्यों बताया, कवि ने रतन को टूटे खिलौने की तरह क्यों बताया, वह बहरा था, वह गूंगा था, वह किसी के साथ खेलता नहीं था, वह दौड़ने में सक्षम नहीं था, ठीक है, क्वेश्चन है। फिर उसके बाद कवि ने बच्चों के घर को अदृश्य पड़ोस से क्यों संबोधित किया, पहले हम क्वेश्चन ही पढ़ेंगे। कभी बच्चों को नहीं जानता था, ठीक है, बच्चा सभी बच्चों से दूर रहता था, कभी को बच्चे का घर नहीं पता था, बच्चा असाधारण प्रकृति का, ठीक है। ये उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे कि शब्द अदृश्य से आसे हैं जो दिखाई न दे, जिसका कोई नाम ही न हो, पारदर्शी मतलब जो दिखाई न दे, ठीक है। यहाँ पे अदृश्य जो सुनाई न दे, देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट, कवि ने इस कविता में रतन को अजूबा कहा, क्यों, वो खेलता नहीं था, वो सबसे भिन्न था, उसे कोई नहीं जानता था, इनमें से कोई नहीं, बताओ। 2 और क्वेश्चन है कविता का, ठीक है, ये बताना। कविता का उपयुक्त शीर्षक हो सकता है, एक टूटा खिलौना, बचपन, अदृश्य पड़ोस, बचपन का चित्र। लास्ट वाला क्वेश्चन है, शब्द अजूबा का परिभाषित शब्द, संभावना, आकाशात्मक, आश्चर्य, अचानक। हमने ये क्वेश्चंस अभी तक नहीं रीड किया। अब चलेंगे फ्रेंड, हम क्या करें, पद्यांश को पढ़ेंगे। जब हम पद्यांश को पढ़ेंगे तो कुछ आइडिया, हमें क्वेश्चन से ही आइडिया लगे। फिर भी एक छोटा सा पद्यांश है, न जाने किस अदृश्य पड़ोस से, मेरे साथ रीड करना फ्रेंड। न जाने किस अदृश्य पड़ोस से निकल कर आता था वह खिलौने हमारे साथ, रतन जो बोल नहीं सकता था खेलता था हमारे साथ। देखो बोल सकता था नहीं, यहाँ पे देखो बोल नहीं सकता था ना दिया गया, और ये अदृश्य वो कैसा था, पड़ोस था, और निकल कर आता था, और वो मतलब कि हमारे साथ खेलता था, एक टूटे खिलौने की तरह देखने में हमें बच्चों की ही तरह लगता था। एक टूटा हुआ खिलौने जैसे लगता है, उसके तरह बच्चों की तरह वो लगता है, ठीक है। वह भी एक बच्चा था, क्या था वो भी एक बच्चा था, लेकिन हम बच्चों के लिए एक अजूबा था, लेकिन हम क्या थे, बच्चों के लिए एक अजूबा, क्योंकि हमसे वो भिन्न था। आते हैं, देखते हैं यहाँ पे। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे कि कवि ने रतन को टूटे खिलौने की तरह क्यों बताया, वो बहरा था, वो गूंगा था, वो किसी के साथ खेलता नहीं था, वो तो खेलता था ना, ठीक है। और वो क्या था, बहरा नहीं था, ठीक है, वो कैसा था, वो गूंगा था, ठीक है, वो गूंगा था, बी इज़ द राइट। वो दौड़ने में सक्षम नहीं था, वो सक्षम था, ठीक है, लेकिन ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट,
नेक्स्ट है यहाँ पे फ्रेंड, कवि ने बच्चे के घर को अदृश्य पड़ोस से क्यों संबोधित किया? कवि बच्चे को नहीं जानता था। बच्चा सभी बच्चों से दूर रहता था। नहीं, कवि को बच्चों का घर नहीं पता था। जो कवि को बच्चों का घर नहीं पता था, ठीक है, कैसे, उसको घर नहीं पता था, ठीक है, यानी कि बच्चों को जानता लेकिन उसका घर नहीं पता, अदृश्य था, कहीं से भी वो निकल जाता था ना। पहले ही लाइन में दिया गया, पहले ही लाइन में आपको रीड किया गया था ना, न जाने किस अदृश्य पड़ोस से निकल आता था, ठीक है, मतलब कि अदृश्य, उसका घर नहीं पता था। नेक्स्ट है फ्रेंड, यहाँ पे इसको रीड करो, आंसर दो। अदृश्य से आशय क्या है? मतलब अदृश्य मतलब जो दिखाई ना दे। तो सबसे पहले क्या होगा यहाँ पे, पारदर्शी तो नहीं, जो सुनाई देगा नहीं, जिसका कोई नहीं, ये भी नहीं होगा। या दृश्य जो क्या होता है, दिखाई, इनविजिबल, ये इज़ द राइट आंसर, जो दिखाई नहीं देता में। कवि ने इस कविता में रतन को अजूबा कहा, क्योंकि बताओ। वह खेलता नहीं था, बिल्कुल ये गलत है। वह सबसे भिन्न था, वो उसे कोई नहीं जानता था, ये गलत है। इनमें से कोई तो होगा नहीं, यानी कि एक ऑप्शन टर्मिनेट करने के बाद ये बचता है, ठीक है, इमिनेट करते हैं आसानी से इसको। तो यहाँ पे राइट आंसर बी इज़ द, वो सबसे क्या था, अलग था ना, उसमें पैराग्राफ में ही आपको दिया। नेक्स्ट, कविता का उपयुक्त शीर्षक हो सकता है, एक टूटा खिलौना, बचपन, अदृश्य पड़ोस, या बचपन का चित्र, बताओ। और ये सबसे बेस्ट ट्रिक रहा है, इस तरह से सॉल्व हुआ सबसे अच्छे से, आप मतलब कि आपको एक आइडिया लग गया फ्रेंड, ठीक है। 44 का आंसर लगा यहाँ पे, बचपन का चित्र, ठीक है, बचपन का था वो, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, डी इज़ द उपयुक्त शीर्षक देंगे तो बचपन तो होगा नहीं, अदृश्य नहीं। एक टूटा खिलौना, बचपन का मतलब कि उसकी याद है, चित्त मीन्स क्या होता है फ्रेंड, याद, ये आपको मीनिंग आना चाहिए। नेक्स्ट शब्द अजूबा का परिवाची मतलब सिमिलर, आपको अजूबा, देख आकाशात्मक नहीं होगा यहाँ पे, अजूबा, संभावना नहीं होगा, और अचानक नहीं, आश्चर्य, सरप्राइज है मेरे लिए, वो सरप्राइज था, कहीं से भी आ जाता था ना, इनविजिबल था, अदृश्य था, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड, सी। और ये बताइएगा, वीडियो बहुत हेल्पफुल लगेगी मेरे अकॉर्डिंग, आपको हज़ारों वीडियो यूट्यूब पे मिलेगी, लेकिन ऐसी वीडियो पहली बार आपने पाया होगा जो कि बहुत यूजफुल रहेगा। और मैं ये गारंटी से कह रही हूँ वो आपको 15 में से 40 मार्क्स आसानी से गेन कर सकते हैं, ये बहुत बड़ा नंबर है। All the best. Thanks for watching this video. Bye bye. Take care. Have a nice day. All the best for your exam to all of you.